सब्सक्राइब करो राजेश स्टडी पाठशाला को और पाओ इम्पोर्टेंट स्टडी वीडियो। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के साइंस चैप्टर 6 जिसका नेम है लाइफ प्रोसेस एंड यह बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट भी आता है। तो चलिए जान लेते हैं कि टॉपिक को शुरू कैसे करेंगे। एंड देखो, लाइफ प्रोसेस है तो लाइफ प्रोसेस में 4 होते हैं। कहें तो सीधी सीधी भाषा में कहें तो इनके 4 प्रकार होते हैं। देखो, फर्स्ट नंबर आता है रिस्पायरेशन, ठीक है, एंड सेकंड नंबर न्यूट्रिशन, एंड थर्ड नंबर पर आता है ट्रांसपोर्टेशन, एंड फोर्थ नंबर पर आता है एक्सक्रीशन। तो पहले हम रिस्पायरेशन से शुरू करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, आप वीडियो को पूरा एंड तक बने रहना, एक भी टॉपिक आपसे मिस ना हो, इसलिए मैं यह कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए फटाफट देख लेते हैं। अब हम शुरू करेंगे रेस्पायरेशन, ठीक है। तो रेस्पायरेशन में हमें कई पॉइंट पढ़ने होंगे। तो फर्स्ट नंबर पर आएगा डेफिनेशन, एंड सेकंड नंबर पर आएगा टाइप ऑफ रेस्पायरेशन, एंड थर्ड नंबर पर आएगा डिफरेंस बिटवीन द एरोबिक एनारोबिक रेस्पायरेशन, एंड फोर्थ पॉइंट पर आएगा ब्रीफिंग इन एटीपी, यानी कि एटीपी के बारे में हम पूरे डिटेल में जानेंगे कि एटीपी क्या होता है। देखो, एटीपी हम लोग का क्या होता है, एक हम लोग का एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। तो अब हम बात करेंगे फिफ्थ पॉइंट पर स्टेज ऑफ रिस्पायरेशन, एंड सिक्स पॉइंट पर देखेंगे एक्सचेंज इन गैस इन प्लांट, एंड उसमें हम प्लांट में हम डिस्कस करेंगे लीफ में, रूट में एंड स्टेम में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैस इन एनिमल्स। तो देखो, एनिमल्स हम लोग के 2 होते हैं, एक एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं एंड एक टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं। उसके बाद हम 8वें पॉइंट पर डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिस्पायरेशन सिस्टम के बारे में। तो उसे हम डिटेल में जानेंगे ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में, ठीक है। चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और नए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जितने भी आपको पॉइंट बताए हैं उन सभी पॉइंट को आप नोट कर लो। क्यों? क्योंकि मैं उसी पॉइंट के हिसाब से लेक्चर बाय लेक्चर वीडियो अपलोड करूंगा। तो यह लेक्चर नंबर फर्स्ट है। लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 जितने भी बढ़ेंगे उन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि रेस्पायरेशन में हम पहले डिफिनेशन से शुरू करेंगे। तो उसका डिफिनेशन है, रेस्पायरेशन इज द कैटाबॉलिक प्रोसेस इन विच एक्सचेंज ऑफ गैस टेक प्लेस बिटवीन द बॉडी एंड आउटसाइड इन्वायरमेंट। यानी कि रेस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है, यानी कि कह सकते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस है, जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। जो एक्सचेंज ऑफ गैस होता है वह हम लोग के बॉडी और आउटसाइड इन्वायरमेंट के बीच में ही पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो होल प्रोसेस है उसे हम कैटाबॉलिक प्रोसेस कहेंगे, और इसी कैटाबॉलिक प्रोसेस को हम रेस्पायरेशन कहेंगे। ओके, अब आपको एक इक्वेशन देखने को मिलेगा। जो इक्वेशन है वह क्या करता है, रेस्पायरेशन प्रोसेस को शो करता है। देखो, जब फूड प्लस ऑक्सीजन, यानी कि जब फूड हम टेक करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंटेशन में, तब हमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे एंड वाटर को टेक प्लेस करेंगे, एंड एनर्जी भी अपनी टेक प्लेस करेंगे, एंड तो रिलीज भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि जब हम फूड को टेक करेंगे तभी हमारे अंदर एनर्जी आएगी, और उस एनर्जी को हम किसी दूसरी एनर्जी में रिलीज कर देंगे, ठीक है। देखो, जो एनर्जी होती है वह कभी भी ख़त्म नहीं होती। यानी कि जब हम लोग क्लास 9 में पढ़ा होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में आप देखे होंगे, तो उसमें क्या होता है, एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट होता है, लेकिन वह कभी लॉस नहीं होता है, ठीक है। चलो, मैंने क्लास 9 का भी रिकैप करवा दिया, याद हो गया होगा। तो अब मैं आता हूँ अपने टॉपिक पर। तो मैंने डेफिनेशन का मूल मंत्र बता दिया है। अब हम बात करेंगे मूल मंत्र 2, जिसका नाम है टाइप ऑफ रेस्पायरेशन, ठीक है। तो चलिए टाइप ऑफ रेस्पायरेशन की ओर पढ़ते हैं, एंड वीडियो यदि अच्छी लगे तो अभी लाइक कर दो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ रेस्पायरेशन, फर्स्ट एरोबिक एंड सेकेंड एनारोबिक। देखो, एरोबिक क्या होता है, एरोबिक एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन वह क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंटेशन में ही एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन जो हम लोग का एनारोबिक होता है उसमें क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी तो रिलीज होती है, लेकिन भाई वो एब्सेंस ऑफ एनर्जी, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के रूप में होती है। अभी तक हमने डिस्कस किया एरोबिक एनारोबिक के डिफिनेशन। अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एनारोबिक रेस्पायरेशन। तो चलिए फटाफट उसके डिफरेंस देख लेते हैं। एक साइड लिखेंगे एरोबिक एंड दूसरी साइड लिखेंगे एनारोबिक, और बीच में आप देख रहे हैं एक डंडी है, और इस डंडी के इस साइड वाले को एरोबिक कहेंगे और डंडी के इस साइड वाले को एनारोबिक के डिफरेंस दिखाऊंगा। चलिए सीरियल नंबर देख लेते हैं। पहला डिफरेंस है एरोबिक रेस्पायरेशन का।
अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी एरोबिक रेस्पिरेशन की बात की जाए तो उसमें पहले प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है एंड वह लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे पहला डिफरेंस एनारोबिक रेस्पिरेशन का। इसके पहले मैंने एरोबिक का बताया था, अब एनारोबिक बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अकर इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। यानी कि इसमें ऑक्सीजन क्या होगा, अब्सेंस में होगा। ठीक है, एंड जो हम लोग का एनर्जी होगा स्मॉल अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी। ये नहीं कि जैसे एरोबिक था उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती थी, इसमें क्या होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी की ही ज़रूरत पड़ेगी और इसमें अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की ही ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे डिफरेंस नंबर 2 किसका, एरोबिक रेस्पिरेशन का। तो देखिए इसमें क्या है, ईच ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। यानी कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है इसमें क्या होगा, 38 मॉलिक्यूल्स का एटीपी रिलीज होगा। ठीक, इतनी ही एनर्जी खर्च होगी। कितनी एनर्जी खर्च होगी, 38 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एंड अब हम बात करेंगे डिफरेंस नंबर 2 एनारोबिक रेस्पिरेशन का। ठीक है, उसमें क्या होगा कि ईच ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। देखो उसमें क्या था, जो एरोबिक रेस्पिरेशन था तो उसमें 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी रिलीज होती थी, लेकिन इसमें सिर्फ 2 ही मॉलिक्यूल्स होगी। यानी कि यहाँ पर साफ से बताया जा रहा है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। अब हम बात करेंगे थर्ड डिफरेंस एरोबिक रेस्पिरेशन का, जो कि लास्ट डिफरेंस है। ठीक है, 3 डिफरेंस बताऊंगा जो कि आपको क्लियर होना चाहिए। इसमें क्या है, बिगिनिंग साइटोप्लाज्म एंड कंटिन्यू टू माइटोकॉन्ड्रिया। देखो इसमें क्या होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, इसमें शुरुआती तो साइटोप्लाज्म से होता है, साइटोप्लाज्म से होता है, लेकिन भाई एंड किससे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। लोग कहते हैं ना कि शुरुआत तुम करोगे एंड मैं करूँगा, वही सेम चीज़ इसी में होता है। एंड जो एनारोबिक रेस्पिरेशन इसमें क्या होगा, अकर ओनली साइटोप्लाज्म, हमेशा ये साइटोप्लाज्म में ही होगा और साइटोप्लाज्म में ही खत्म होगा, इसका कोई मतलब ही निकलता है। ठीक है, और इसके डिफरेंस क्या, एग्जांपल क्या है, तो देखो एग्जांपल है मोस्ट ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स, और जो इसके जो एग्जांपल हैं क्या है, एनारोबिक बैक्टीरिया या फिर ईस्ट कह सकते हैं। तो यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन को। उम्मीद करूँगा कि अब आपके कोई डाउट नहीं होंगे। देखो अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इस वाले जो टॉपिक है जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ इसमें बहुत ही लोग फंस जाते हैं, लेकिन इसे मैं बहुत ही ईजी वे में बताऊँगा एंड इसे आप बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्या है और कैसे है। ठीक है, अभी हम पढ़े हैं डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन। यदि आप इसे अच्छे समझ गए होंगे तो बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और कुछ भी नहीं करना है। देखो इसके आगे बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही नॉलेज लेवल है, आप उसे बहुत ध्यान सुनिएगा, फिर उसके बाद इस टॉपिक पर आएंगे। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान सुनिएगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसे समझ लिए ना तो इसे चुटकी में समझ लेंगे। ठीक है, अभी तक हमने रेस्पिरेशन को बेसिक लेवल तक पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे एडवांस लेवल तक। देखो एडवांस लेवल में क्या पढ़ेंगे, देखो एडवांस लेवल को शुरू करने से पहले हम न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन को हल्का सा नॉलेज ले लेंगे। चलिए पहले हम देखेंगे जब भी हम फूड टेक करते हैं। देखो यह है लेक्चर नंबर 1, पहले बता दे रहा हूँ, और बाय लेक्चर में न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन की वीडियो डाल दूंगा। ओके, देखो जब हम फूड को टेक करते हैं तो हमारे माउथ के थ्रू स्टोमच में जाता है, और जैसे स्टोमच में जाता है तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन्स जो हल्का फुल्का पच जाता है उसके बाद हम लोग के लार्ज इंटेस्टाइन्स में जाता है। और इन सारी प्रोसेस यानी कि न्यूट्रिशन और डाइजेशन को पूरी प्रोसेस में हमें ये ग्लूकोज प्राप्त होता है, और इसी ग्लूकोज का यूज हम करते हैं रेस्पिरेशन में। चलिए रेस्पिरेशन में समझ लेते हैं क्या है इसका उपयोग यह है कि जो ग्लूकोज होता है जब वो फॉर्म हो जाता है तो हम लोग के साइटोप्लाज्म में इंटर करता है। देखो जैसे ये साइटोप्लाज्म के अंदर इंटर करता है तो यह पहले 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स था, लेकिन जब साइटोप्लाज्म में इंटर करता है तो ये भाई ये पैरोट में कन्वर्ट होता है और 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स हो जाता है। ठीक है, और एनर्जी भी टेक कर लेता है। देखो अब इसके पास जो पैरोट था, अब इसके पास 3 रास्ते होते हैं। पहला ऑप्शन ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड तीसरा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखो जो ऑप्शन ऑफ ऑक्सीजन है तो उसका एक एग्जाम्पल है ईस्ट। ठीक है, तो देखो ईस्ट एक एग्जाम्पल, तो उसमें क्या होता है कि जब उसमें पैरोट अपनी ग्लूकोज को मतलब इंटर लेके जाता है, अंदर लेके जाता है, तो वो एथनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो एथनॉल होता है वो 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स हो जाता है। देखो जो पहले पैरोट कितने थे, पैरोट पहले 3 थे, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स थे, लेकिन जब एथनॉल में जाता है तो भाई ये 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। और देखो एक और रास्ता है लैक ऑफ ऑक्सीजन। यदि मान लो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ना होकर यदि लैक ऑफ ऑक्सीजन में आता है तो क्या होता है। देखो जब लैक ऑफ ऑक्सीजन में जाता है
तो यह लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और इसका एग्जांपल है हम लोग का जो मसल सेल्स होता है, तो वही एक एग्जांपल देखो, जब हम लोग बहुत से रन करते हैं या फिर बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं, तो जो हम लोग के शरीर में जो दर्द होता है, जो हम लोग के मसल्स में दर्द होते हैं, वही लैक्टिक एसिड के चलते होते हैं। अरे मान लो बोर्ड के एग्जाम में पूछ दिया कि बताओ भाई कि हम लोग के शरीर में जो मसल सेल्स होता है वो क्यों दर्द होता है, तो हम लोग सीधा भाषा में बता देंगे उसमें लैक्टिक एसिड प्रेजेंट हो जाता है आफ्टर द हार्ड वर्किंग। ठीक है, देखो अब आ गया है हम लोग का थर्ड नंबर, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यदि मान लो ऑप्शंस ऑफ ऑक्सीजन छोड़कर, लैक ऑफ ऑक्सीजन छोड़कर, यदि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन को अपना रास्ता बनाता है, तो उसमें क्या होगा, उसमें यही होगा कि देखो जब जब कभी भी पायरुवेट यदि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जाता है तो वह कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। किससे में कन्वर्ट हो जाएगा आप बताएंगे। देखो बोर्ड के एग्जाम में कैसे पूछ देता है, बोर्ड के एग्जाम में यही पूछेगा कि देखो जब कभी भी पायरुवेट यदि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जाता है तो वो कौन कौन सा फॉर्म करता है, तो पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा वाटर एंड तीसरा एनर्जी। एनर्जी कैसा होना चाहिए, एटीपी, यानी कि एनर्जी हमेशा एटीपी होती है। मैं पहले बता दिया, देखो एटीपी भी बहुत ही जस्ट बताने जा रहा हूँ। देखो पहले से हम अच्छे समझ लेते हैं, एटीपी के अभी तुरंत बताऊँगा कुछ समय बाद। ठीक है, एक बार फिर रिकैप करवा देता हूँ कि जब कभी भी हम जब फूड टेक करते हैं फिर उसके बाद जो हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है, हाँ उस ग्लूकोज का यूज हम अपने साइटोप्लाज्म यानी सेल में करते हैं, तो वो पैरोट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। देखो जब पैरोट होता है तो वो पहले पहले ग्लूकोज 6 कार्बन मालिक्यूल होता है, लेकिन जब पैरोट में कन्वर्ट होता है तो 3 कार्बन मालिक्यूल हो जाता है। ठीक है, 3 कार्बन मालिक्यूल। और उसके बाद 3 रास्ते होते हैं, यानी कह सकते हैं 3 प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं। मान लो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, और ये मान लो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो तो वहाँ पर क्या फॉर्म होगा, एथनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, जो मैंने पहले बता दिया एरो दे देकर। एंड उसके बाद यदि मान लो ऐसा ऑर्गेनिज्म या फिर ऐसा सेल जहाँ पर लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, देखो हम लोग का जो मसल सेल होता है वहाँ पर ज़्यादा हम वर्क करते हैं तो हम लोग के पास क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन की कमी होती है, तो वह क्या फॉर्म करेगा, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। इससे क्वेश्चन बनता है, मैंने पहले ही बता दिया, उसे ध्यान सुने होंगे तो अच्छी बात है। एंड उसके बाद आता है थर्ड नंबर, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मान लो कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसे ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वह क्या फॉर्म करेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड एनर्जी। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि अब सारे स्टेप आपको समझ में आ गए होंगे। यदि अभी तक कोई स्टेप नहीं समझ में आया है तो मैं आपको 3 फिगर दिखाऊंगा स्क्रीन पर। आप उन 3 फिगर को आप समझेगा, जो कि पहला रहेगा ऑप्शंस ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा रहेगा लैक ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा फिगर रहेगा लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड तीसरा फिगर रहेगा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एक बात और नोटिस कर लो, जो ऑप्शंस ऑफ ऑक्सीजन होता है एंड जो लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है उसे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन को एरोबिक कहते हैं। टॉपिक के हिसाब से अब हम लोग की बारी है एटीपी। देखो एटीपी को मैं 3 फैक्टर पर बताऊंगा। पहला फैक्टर में रहेगा कि एटीपी का फुल नेम क्या है। फैक्टर नंबर 2 रहेगा, उसमें क्या रहेगा कि सेल के लिए एटीपी क्या होता है। एंड फैक्ट नंबर 3 रहेगा, मतलब फैक्टर 3 रहेगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि एटीपी को हम फॉर्म कैसे करते हैं, एटीपी बनता है कैसे है। चलिए फटाफट इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। एंड और यह भी जानेंगे कि एक एटीपी में कितनी एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, नंबर फर्स्ट, द फुल नेम ऑफ एटीपी इज एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या है, एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसे फिर शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, एटीपी। ठीक है, ट्राइफॉस्फेट मतलब 3 फास्फेट है, यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ। नंबर 2, एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। जैसे भारत की करेंसी क्या है, रुपीज है, ठीक उसी प्रकार सेल की करेंसी क्या है, एटीपी है। ठीक है, नंबर 3, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। देखो भाई स्क्रीन पर क्या इक्वेशन दी गई है, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या है, एटीपी प्लस फास्फेट को जब हम एनर्जी के साथ रिएक्शन करते हैं तो यह हमें देता है एटीपी। ठीक है, एटीपी का जो फॉर्मेशन है उसका पूरा स्टेटमेंट यहाँ पर दिया है। क्या लिखा है, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू बिल्ड अप एन एटीपी मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एटीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। एटीपी का एक पॉइंट है कि एक एटीपी में कितने किलोजूल मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो स्क्रीन पर है, आप उसे देख लें, याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई अभी तक हमने टॉपिक के हिसाब से मैंने शुरू में बताया था एक टॉपिक को पढ़ना है रेस्पिरेशन में, उसमें से मैंने 4 तो कंप्लीट कर लिए, अब बचे 4, तो वह लेक्चर नंबर 2 में देखेंगे। यदि वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो कमेंट कर देना, थोड़ी सी भी यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ, लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम 4 पॉइंट डिस्कस करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।